बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर अमेरिका में यह मुतालबा शुरू हो गया है कि ईरान की जंग अब ख़त्म की जाए। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुहासरा कर लिया है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है तो अमेरिका का ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब ये ख़र्चा पूरा कहाँ से करना है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मिडल ईस्ट में कारोबार बंद हो जाएगा, या जो गल्फ़ ममालिक की या खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी दुकान है वो बंद हो जाएगी, तो फिर वेनेज़ुएला में और अमेरिका में जो तेल है वो बिकना शुरू हो जाएगा और वो खसारा वहाँ से कवर कर लेंगे। अमेरिकन्स को इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से एतबार नहीं है। वजह यह है कि अमेरिका दुनिया में बहुत दूर है। अपना तेल बेचना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। दूसरी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करेंगे और अमेरिका दुनिया में तनहा होता चला जाएगा। जंगबंदी के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे जंग बंद की जाए। इसके अलावा जो है वो आपको पता है न्यूयॉर्क का मेयर है वो पहले ही खिलाफ है। फिर डेमोक्रेट जो सेनेटर हैं चक शूमर, उन्होंने भी मुतालबा किया है। यक के बाद दीगरे मुतालबात सामने आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया इस जंग और जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को ना सिर्फ बता रहा है बल्कि इस जंग की मुखालफत कर रहा है। एक और चीज़, ये जो मुहासरा अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, ये तका देने वाला मुहासरा होगा। और इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज को मिडल ईस्ट के अंदर रखना, फिर उनको वहाँ पे एक्टिव रखना, फिर मुहासरे को जारी रखना और फिर बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के मफादात से टकराते रहना, ये अमेरिका के मफाद में कभी नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की कि अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो 6 महीने हमें लग जाएंगे उसको क्लियर करते हुए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वहाँ पे बारूदी सुरंगें हैं। अब ये 6 महीने का टाइम भी वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो अब खलीजी ममालिक की तरफ जाने की बजाय खौफ की वजह से कि यहाँ पे हमारे टैंकर तबाह हो सकते हैं, वो अमेरिका की तरफ जाएं। वो वेनेज़ुएला से और अमेरिका से तेल लें जहाँ पे अमेरिकी कंपनियाँ काम कर रही हैं और इससे अमेरिका पैसा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर अपनी दी हुई डेडलाइन से भाग गए। और देखें, कल मैंने आपको ये खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, जो सुबह आपने वीलॉग सुना उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसराइली चैनल 12 ने यह दावा किया कि इसराइल को अमेरिका ने यह बताया है या वाइट हाउस ने यह आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 से 5 दिन तक देखेंगे और एतवार तक की एक डेडलाइन है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि ईरान किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा। इस हवाले से ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूँ कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे सख्त बयानात इस माहौल में भी दे रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, उनके मुज़ाकराती कमेटी के हेड कालीबाफ उनका भी स्टेटमेंट है, लेकिन सदर का स्टेटमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन फिर ख़त्म कर दी। उनको आइडिया है कि डेडलाइन जब ख़त्म होती है तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि देखें ना, एक डेडलाइन दी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 5 दिन की, 6 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 2 हफ्ते की, फिर एक और डेडलाइन दी जनाब कि मैं मज़ीद डेडलाइन दे रहा हूँ। और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खुद से एक और डेडलाइन दे दी है कि जनाब मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था तो मैंने ये डेडलाइन दे दी है। तो पाकिस्तान का क्या है? शहबाज शरीफ का तो आप लोग सब जानते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा और वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाता जाएगा। ना इससे ईरान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना दुनिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इससे जंगबंदी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3 या 5 दिन की बातें गलत हैं, कोई डेडलाइन मेरी तरफ से नहीं है, ताकि जो 3 या 5 दिन के बाद शर्मिंदगी होनी है वो शर्मिंदगी से पहले ही बचा जा सके। अमेरिका के अंदर इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अमरीकी नेवी के वजीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये अब छोटी चीज़ें नहीं हैं, लगातार ऐसा हो रहा है अमेरिका में। अमरीकी नेवी के वजीर अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, और ये सिर्फ नेवी के वजीर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौज की कमांड भी इनके पास है। ये ज़िम्मेदार हैं अमरीकी फ़ोर्सेस के लिए, उनकी नेवी के लिए, उनके सील्स के लिए। और इन्होंने अचानक से जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले भी 1-2 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव इन चीज़ों से बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त नेवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे माहौल में अमरीकी नेवी के वजीर का इस्तीफ़ा आ जाना, इससे पहले आर्मी चीफ को फारग कर दिया जाना और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि ईरान में इख्तलाफात उससे शदीद नौयत के नहीं हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत तबाही हुई है, जितने शदीद नौयत के इख्तलाफात जो हैं वो अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। ईरानी सदर का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था। ईरानी सदर ने कहा है जी कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी है, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तो उस वक्त ईरान ने कुछ मुतालबात किए थे जो बड़ी जायज़ मुतालबात थे, और फील्ड मार्शल ने कहा जी मैंने अमेरिका से बात कर ली है
और उन्होंने अमेरिका से बात करके ईरान को यकीन दहानी करवाई थी कि ये चीज़ें हो जाएंगी। जबकि अमेरिका ने जो मुतालबात किए थे उस पर फील्ड मार्शल ने ईरान ने जो जो चीज़ें तस्लीम की वो अमेरिका को बता दी थी। अब उस बुनियाद पे मुज़ाकरात शुरू होने थे, पहले वीकेंड पे, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को बताया गया कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, जो अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाए। तो फील्ड मार्शल ने जो चीज़ें ईरान को बताई वो पूरी नहीं हुई। अब यहाँ पे एक बदएतमादी पैदा हो गई है। अमेरिकन कहते हैं कि हम ये चीज़ें कभी मानते ही नहीं हैं। अब बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने ईरान के साथ गलत बयानी की या उन्हें वो चीज़ें बताई जो अमेरिकन ने उन्हें नहीं बताई थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। इस लेवल के ऊपर इस तरह किया नहीं जा सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 4-4, 6-6 बयानात बदल लेता है, तो उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो ख़वातीन वाला मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था वो बहुत अजीबोगरीब मामला है। यानी ये अब तो उनकी अदलिया का भी स्टेटमेंट आ गया, जो ईरान की अदलिया है वहाँ से भी स्टेटमेंट आ गया है इस मामले को लेकर। यानी 8 ख़वातीन पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहले उन्हें फांसी होने वाली है और उन्हें लटकाया जाने वाला है। ख़वातीन की उन्होंने तस्वीरें भी लगा दी। उन ख़वातीन को कोई जानता भी नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए कि केस चल रहा हो इस शक्ल की खातून के ऊपर या कोई इस तरह का मामला हो, कुछ मिला ही नहीं। फिर ट्रंप ने कहा जी मेरी दरख्वास्त है कि ईरान इनको फांसी पे ना लगाए, और बाद में ट्रंप ने खुद ही कह दिया जी आज रात को इन 8 ख़वातीन को फांसी होनी थी, जो फांसी मेरे कहने पर ईरान ने मुलतवी कर दी है, और उनमें से 4 ख़वातीन को अभी छोड़ दिया जाएगा और बाकी 4 ख़वातीन को 1 महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं जनाब ईरान का बड़ा एहतराम करता हूँ कि उन्होंने मेरा एहतराम किया और मैं इस बात को याद रखूँगा। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। अब ईरानी अदलिया पे ये मामला आया तो ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुताल्लिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ईरानी अदलिया का हवाला देते हुए बताया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथों ने उन्हें झूठी खबरों का और उनसे कामयाबियां घड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिन ख़वातीन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने इन 8 ख़वातीन से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ भी झूठा बयान दिया था। आज ट्रंप ने कहा कि इनके मुतालबे पर ईरान में इन ख़वातीन को फांसी की सज़ा मनसूख कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने बयान दिया था कि अमन मुज़ाकरात से पहले ईरान इन ख़वातीन को रिहा करे। अच्छा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे ही कहा था और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। जबकि जो ईरानी एम्बेसियाँ हैं दुनिया भर में वो ये कैटेगोरिकली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ख़वातीन की जान बचा ली, AI ख़वातीन की जान बचाई। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ट्रंप की इस किस्म की कार्रवाइयाँ और बड़े सख्त किस्म के बयानात, कभी ईरान के बारे में सिविलाइजेशन मिटा देने की बात, कभी पूरे मुल्क को धमाके से उड़ा देने की बात, कभी ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियाँ, कभी नेटो को धमकियाँ, इन चीज़ों की वजह से अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। मिसाल के तौर पे ये यूरोप से एक सर्वे आया है और यूरोपी अवाम ने अमेरिका को चीन से बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। अब ये कैसे हो गया? यूरोप में किए गए एक हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप मुखालिफ बयानात के बाद यूरोपी अवाम के ख्यालात में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई है। एक बड़ी तादाद अब अमरीका को चीन के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझती है। 36% यूरोपी ममालिक में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि अमेरिका यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है, जबकि 29% ये समझते हैं कि चाइना यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है। हालांकि माजी में रशिया और चाइना को बड़ा ख़तरा समझा जाता था, लेकिन अब बड़ा ख़तरा अमेरिका को समझा जा रहा है। ये अमेरिका ने अचीव किया गुज़िश्ता सिर्फ चंद महीनों में। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी रफ्तार से ये काम दिखाया है। अच्छा, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स को भूल नहीं सकते। इनमें एक किरदार तो पेड्रो का है, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है। ये बहुत दलेर आदमी है, बड़ा खुलकर बात करता है और सही बात करता है, टका कर बात करता है, तो बड़ा मकबूल भी है। और फिर इसके बाद मैक्रोन को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, दीगर रहनुमाओं को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, क्योंकि यूरोप में ये बहुत मकबूल हो गया। फिर जॉर्जिया मेलोनी, आपको याद होगा वो खातून जब शहबाज शरीफ साहब सलूटें मार मार के डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध तारीफ़ें कर रहे थे, उस वक्त एक खातून पीछे मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी, जॉर्जिया मेलोनी। वो वहाँ पर तो चुप करके खड़ी थी हाथ मुँह पर रख के, लेकिन जब आप उन्हें बोलते हुए सुने तो आपको आइडिया होता है कि ये कितनी बड़ी लीडर है और कितना ज़बरदस्त तरीके से बोलती है। वो खातून ने भी एक रोल प्ले किया। और अब ऐसा हो रहा है कि यूरोप के 4 ममालिक कम से कम अब तक, और ये बड़े ममालिक हैं, जो इसराइल से अपने दिफाई ताल्लुकात या मुआहदे ख़त्म कर चुके हैं और इसराइल से दूर चले जा रहे हैं।
बल्कि हंगरी के अंदर एक वज़ीर आज़म था जो इसराइल को बहुत सपोर्ट करता था, डोनाल्ड ट्रंप का ख़ास आदमी था। वो वहाँ पे 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन हार गया, उसका मुखालिफ 2/3 अक्सरियत से जीत गया। और वहाँ जो नया आने वाला वज़ीर आज़म है उसने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर यहाँ पे आता है नेतन्याहू तो आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक, वारंट के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यूरोपीय अब ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे लिए चीन से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। प्रेस टीवी की एक खबर आई है और उसमें ईरान ने एक बड़ा मुतालबा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। प्रेस टीवी ने इस खबर को कंफर्म किया है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है जो ईरान ने चला है। एक ऐसी सफारती कोशिश उन्होंने की है जिसमें वो डिमांड करते हैं कि इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी तफसीलात जो है वो सबमिट करे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के सामने। यानी IAEA जो है वो ईरान के तो पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पीछे भी बड़ा अरसा पड़ा रहा, लेकिन खामोशी के साथ इसराइल ने कितने हथियार बना लिए, एटमी कुव्वत कैसे बना, उसके बाद कितने हथियार हैं और कितने एटमी वॉरहेड्स हैं, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि मगरिब सारा का सारा चुप करके बैठा रहा। अब ये मामला ईरान ने उठाया है। अगर इस मामले के ऊपर रशिया, चाइना, यूरोपीय ममालिक मिलकर बात करते हैं, पाकिस्तान को भी इस पर बात करनी चाहिए, तो फिर पूरी दुनिया में रोला पड़ेगा कि इसराइल के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखें, सबके ऊपर हमला जो कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। अभी अटैक करने का इस वक्त, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कतर के ऊपर भी इन्होंने बम मार दिए थे। तो अटैक करने में तो ये 1 मिनट लगाते हैं, इसराइली इनका तो झाका खुला हुआ है, लिहाजा इनके पास एटमी हथियार होना ज़्यादा खतरनाक बात है। तो इसमें अब ईरान ने एक मुतालबा किया है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। ईरान और अमेरिका ने जो जो जहाज़ पकड़े गए हैं या जिन जिन जहाज़ों को उन्होंने रोका है या जिनको वहाँ पे सीज़ किया है, उनकी वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं। जो ईरानी तेल लेकर जा रहे हैं उन जहाज़ों को अमेरिका पकड़ता है, वीडियो डाल देता है। जो ईरानियों की रोकने की सलाहियत है, जिस तरह वो रोकते हैं और सीज़ करते हैं, साइड पे ले जाते हैं, वो भी वीडियो जारी करते हैं। उधर ईरान ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है और ये दावा ईरान के अंदर से किया गया है कि जो हुर्मुज़ टैक्स लिया जा रहा है, आबनाए हुर्मुज़ पे जो टैक्स लिया जा रहा है, उसकी पहली आमदनी ईरान के मरकज़ी बैंक में जमा करवा दी गई है। ये दावा भी सामने आया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया ईरान है। ईरान की एक नई क़यादत है जो पुरानी क़यादत में से निकल कर आई है। ऐसा नहीं है कि रजीम चेंज ऑपरेशन वहाँ पे मुकम्मल हो गया, बल्कि ज़्यादा सख्त गीर लोग आ गए हैं। मुश्तबा खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो ज़ख्मी है और वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़ख्मी है, लेकिन इसके बावजूद वो लीड कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान खोया है। अब ऐसा आदमी किस लेवल पे रिएक्ट कर सकता है, ये अंदाज़ा आप थोड़ा सा उनकी कैफियत में जाके सोचें तो आपको हो जाएगा। रज़ा पहलवी, जिसको ये जंग शुरू होने से पहले ऐसा लगता था कि वो ईरान चला जाएगा, उसको ईरान की सरजमीन पे उतारा जाएगा और वो ईरान का बादशाह बन जाएगा और सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ये बर्लिन में इसके ऊपर कैचअप फेंक दिया एक बंदे ने, लंबे बालों वाला आदमी पीछे पीछे आ रहा था। रज़ा पहलवी वहाँ पे सामने मुजाहिरीन खड़े हुए थे ईरान के, ये उधर को जा रहा था, हाथ हिला रहा था कुछ इसके हमायती को मुखालिफ, इस तरह वो चलता रहता है। तो जो रज़ा पहलवी है वो जा रहा था, पीछे एक लंबे बालों वाला शख्स था, वो ऐसे लग रहा था जैसे मीडिया वाला। वो अचानक पीछे से आता है और इसकी गर्दन के ऊपर और पूरे वो सूट के ऊपर पीछे से कैचअप फेंक देता है। वो रंग फेंका, वो कैचअप ही लग रहा था देखने में। तो बाद में लोगों ने उसको, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक बेइज्जती रज़ा पहलवी की हो गई है। जो लोग अपने मुल्क के लोगों के बारे में नहीं सोचते, जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, जो फस्तायत के आला कार बनते हैं, जो बैरूनी हाथों में खेलते हैं, फिर जब वो अपनी कौम के हत्थे चढ़ते हैं तो ये वाक़यात हमने देखा, पहले भी होते रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों ने उठा के लीडरों को कचरे के ड्रमों के अंदर फेंका, और ये वीडियोस बाकायदा मौजूद है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उन सारे लोगों को डरना चाहिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए नाज़रीन जेल में कोई नहीं आया। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत की वजह से जेल काट रहे हैं। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की रिपोर्ट, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में मिलने एक मरतबा फिर कोई नहीं आया। जो नाम दिए गए थे 6 नाम, उनमें सेनेटर फलकनाज चित्राली, फ़ज़ल इलाही, एहतशाम खान, सरदार गुलाम अली असगर खान लहरी और सैयद नसीबुल्लाह आगा और चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर के नाम शामिल थे। और कोई भी पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए जेल नहीं पहुंचा। 2.5 साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा अडयाला जेल नहीं आया, जबकि गुज़िश्ता जुमेरात को भी कोई रहनुमा मुलाकात के लिए
अडयाला जेल नहीं पहुंचा था। ये है नादरीन इमरान खान साहब से मिलने वाले और उनकी पार्टी की सूरत हाल। अब ज़रा मैं आपको एक नादरीन मैंने वीलॉग करना है और पूरा वीलॉग इस चीज़ के ऊपर होगा कि क्या पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं आज उसके लिए यूट्यूबर जिम्मेदार है। ये हर चौथे दिन कोई ना कोई नमूना उठा के खड़ा कर देते हैं जो आकर कह देता है जनाब यूट्यूबर ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। आज जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया है। एक अलग वीलॉग करता हूँ, वो वीलॉग आप देखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब ना सिर्फ मिलेगा बल्कि आपको एक रेडीमेड रैप्टा मिल जाएगा, चपेड़। जो भी आज के बाद ये बात करे तो आपने उसके रख के मारनी है कि जनाब ये क्या बकवास है आप डाल रहे हैं इनके ऊपर। मैं इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करूंगा, सारे हकायक आपके सामने रखूंगा, इस प्रोपेगेंडा का तोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले नादरीन मैं छोटी छोटी 3-4 खबरें हैं आपके सामने रखूंगा पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से एहसान किया गया। और ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया। इसमें जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला है। जिन लोगों ने मुफ्त बिजली देनी थी, जरा बिजली की सूरत हाल आप चेक करें। ये एक बिल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 36 यूनिट का बिल है। ये आप यूनिट जाके पढ़ लें, इसके ऊपर 36 यूनिट लिखे हुए हैं। और ये बिल जो है ये 4,382 रुपये है। 4,382 रुपये को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपये से ज़ायद। आप अंदाज़ा करें 120 रुपये का यूनिट पड़ रहा है आम आदमी को जिसने 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी आप 36 यूनिट इस्तेमाल करें आपको 120 रुपये से महंगा यूनिट पड़ गया। एक और बिल दिखाते हैं आपको। मरीम नवाज ने मुफ्त बिजली देनी थी ना, अब आप ये चेक करें। ये अप्रैल का बिल है, 168 यूनिट का बिल है, 168 यूनिट, 200 यूनिट भी पूरे नहीं हुए। मरीम नवाज ने 300 यूनिट तक का बिल मुफ्त करना था, ये 168 यूनिट है। अच्छा जनाब, अब ये है जनाब 10,765 रुपये बिल आया। अब इसके अंदर 168 यूनिट इस्तेमाल हुए। बिजली की कीमत इसमें 6,035 रुपये है। इसके अंदर फिक्स चार्जेस डाल दिए 2,274 रुपये, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी 212 रुपये, FC सरचार्ज डाल दिया 542 रुपये, फिर टैरिफ एडजस्टमेंट डाल दिया 58 रुपये, GST डाल दिया 1,604 रुपये, टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी 250 रुपये और टोटल बिल बन गया 10,765 रुपये। ये 10,765 रुपये को अगर आप तकसीम कर दें 168 यूनिट के ऊपर तो भी यहां पे जो यूनिट की कीमत बन रही है 64 रुपये बन रही है। आप अंदाजा करें कि 64 रुपये से 120 रुपये तक का यूनिट आम आदमी, और ये 200 यूनिट से कम वाले बिल हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। और अब और क्या करने जा रहे हैं, सोलर एनर्जी। यानी ये होता है ना, पाकिस्तान के अंदर धूप निकलती है पूरा साल, तो आपके पास एक मार्जिन है कि आप सोलर लगवाएं अपने घर के अंदर और आप उससे बिजली पैदा करें, और जो इजाफी बिजली आप पैदा करें उससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये एक सहूलत है। हुकूमत ने माजी में कहा कि जो लोग अपने यहाँ सोलर लगाएंगे, क्योंकि धूप के ऊपर सूरज तो सबके लिए है ना, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लग सकता, तो माजी में हुकूमत ने कहा कि जो लोग सोलर लगाएंगे वो बिजली हुकूमत को बेच भी सकते हैं। वो मुआहदा पहले ख़राब कर दिया। और अब इन्होंने एक और काम कर दिया है, वो ये कह रहे हैं, वजारत तवानाई ने कहा कि सोलर सिस्टम लगाने वाले तमाम सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी है। यानी अब अगर आपने अपने घर के ऊपर सोलर लगाना है, या अपने फार्म हाउस पे या अपनी झोंपड़ी पे या अपनी झुग्गी पे, किसी जगह पे भी अगर आपने अपना सोलर लगाना है तो आपको पहले नेपरा से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको एक नए टैक्स नेट में आना पड़ेगा ताकि आप हुकूमत को पैसा दें। और हुकूमत ये क्यों कर रही है पता है आपको? जब लोग सोलर से बिजली बनाएंगे तो फिर IPPs की बिजली कौन खरीदेगा? और जब IPPs की बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो उनका जवाब खत्म हो जाएगा, फिर वो कौम की जेब कैसे काटेंगे? तो IPPs को सहारा देने के लिए, IPPs की जेब में पैसा डालने के लिए इस फ्रॉड हुकूमत ने सोलर के ऊपर भी एक और पाबंदी लगा दी है। यानी आप हुकूमत से बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप महंगी बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप जितनी बिजली खरीदेंगे उससे 3 गुना आप पैसा देंगे आप मजबूर हैं। और ये ज्यादती लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही है। हम 2000 अरब से जायद, हम गरीब मुल्क हैं, 2000 अरब रुपए से जायद पैसा हम दे देते हैं सिर्फ इन कंपनियों को। सिर्फ इन कंपनियों को हम ये पैसा दे देते हैं IPPs को, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मुआहदे कर रखे थे और इनके फ्रंटमैनों के ये सारे के सारे मंसूबे हैं। अब ये पैसा इनके घरों में जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि IPPs हमेशा चलते रहे, हमेशा चलते रहे, इनकी दिहाड़ी लगती रहे और कौम की जेबें कटती रहे।
ये है तरीका वारदात जो ये हमेशा से करते हैं। इन्होंने एक पावर प्लांट लगाया था, नंदीपुर पावर प्लांट। मैं अभी आपको साहिवाल पावर प्लांट का भी बताऊंगा, जो कोल पावर प्लांट इन्होंने लगाया था। उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में मना किया था कि ये काम मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी तबाही फेरी उन्होंने, क्योंकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने सारी स्टडी की थी, हर चीज ला के उनके सामने शहबाज शरीफ के रखी थी, लेकिन वो नहीं माना ना, पैसा बहुत था। अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, सिर्फ 95 मेगावाट बिजली बनी है उससे, बस सिर्फ उससे 95 मेगावाट बिजली इन्होंने पैदा की, और एक ही मरतबा पैदा की। 4 दिन के बाद जनाब ये पावर प्लांट बंद हो गया। इनकी नाअहली की वजह से पावर प्लांट बंद हो गया और ये आज तक बंद पड़ा है। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने इसके रिकॉर्ड को आग लगा दी, और जो इसका इंचार्ज था उसको सदारती अवार्ड भी दे दिया। अंदाजा करें आप, ये है नाजरीन इनका काम। इन्होंने कौम को, मुल्क को ऐसे लूटा है कि जैसे कोई डाकू भी नहीं लूटता, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया। नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।